नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भेद था वो था उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा जो भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा जो भेद होता है वो होता है किसके आधार पर? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। और पांचवा नासिका के आधार पर। तो हम दो की चर्चा पहले कर चुके हैं। एक तो उच्चारण में लगने वाले समय उच्चारण अवधि के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। अब जो आगे चर्चा करेंगे वो करेंगे किसके आधार पर? जो तीसरा भेद है वो किसके आधार पर होगा? तीसरा जो भेद होता है वो होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 भेद होते हैं उनमें सबसे पहला भेद होता है अग्रस्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 भेद हैं उनमें सबसे पहला भेद होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब क्या है? अब आपको अच्छे से पता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अथवा जहां पर बताया गया है जिह्वा के आधार पर। अब जिह्वा में कहां कहां क्या 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 होता है? क्रियाशीलता होती है। या तो जिह्वा के अगले भाग में होगी या पिछले भाग में होगी या बीच वाले भाग में होगी। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये बात भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? या तो ऐसे लिख लो अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला होता है अग्रस्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। जिसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग जो नोक होती है वो क्रियाशील रहे तो अग्रस्वर होगा। अगर बीच का भाग क्रियाशील रहे मध्य स्वर होगा और पीछे का भाग क्रियाशील रहे तो पश्च स्वर होगा। तो कितने भेद हो गए? 3। अब इसमें देखो सबसे पहले हम जो बात करेंगे जिसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले आप मध्य वाले की चर्चा करो। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मध्य वाले की। मध्य में क्या आता है? अ। क्योंकि सबसे जो मध्य से बोला जाता है जब हम बोलेंगे अ तो ये कहां से बोला जाएगा? जिह्वा के मध्य भाग से। तो इसमें जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। अब इसके बाद में पश्च स्वर आएगा तो पश्च में क्या आ जाएगा? आ। तो ए के बाद में क्या आ गया? आ गया। अग्र स्वर में क्या आएंगे? ई दीर्घ ई। अग्र स्वर में क्या आ गए? लघु ई दीर्घ ई। मध्य स्वर में क्या आ गया? ए। पश्च स्वर में क्या लिया? आ। ए आ ई। ठीक है ना। अब इसके बाद में यहां क्या आ जाएंगे? तो इसमें तो एकमात्र ए ही आएगा। उ दीर्घ उ। तो यहां क्या आ जाएंगे? ए और आई। यहां क्या आ जाएंगे? ए और आई।
ए और आई यहां आ गए। अब इसमें आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां ई की ध्वनि आएगी वहां री आएगी और ए आई। तो ए तो कहां आया? मध्य स्वर में। पश्च स्वर में क्या आ गया? आ, और अग्र स्वर में ई, फिर यहां उ, यहां री ए आई। अब बाकी के क्या रह गए? ओ और औ। इन्हें कहां से बोला जाता है? पश्च स्वर से। तो मध्य स्वर में लिया ए, पश्च स्वर में ले लिया आ, अग्र स्वर में लघु ई दीर्घी, तो यहां क्या आ गया? लघु उ दीर्घ उ। यहां क्या ले ली? री, ए और आई। यहां क्या आ गए? ओ और औ आ गए। तो ये किसके आधार पर हो गए? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब इनको बोल के देखोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा किसे कहां से बोला जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अब अग्र स्वर की। तो लघु ई दीर्घी, तो ई, ए, आई, री। तो इसमें जीवा की जो अगली नोक है उसमें झटका लगता है, इसलिए इसको अग्र स्वर कहते हैं। अ जीवा के मध्य से आ, ओ, उ, ओ, औ। जीवा ऊपर उठी रहती है और पीछे का भाग दबा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पश्च स्वर। इसके आधार पर हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर। किसकी चर्चा करेंगे? अग्र स्वर की। और अग्र स्वर क्या होते हैं समझिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का, ये मत समझ जाना ये च है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है, जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है या अगला भाग क्रियाशील रहता है, क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, जिसमें जीवा का अगला भाग थोड़ा सा क्या करता है? कंपन टाइप का करता है, थोड़ा सा वो क्या होता है? झटका देता है, इसलिए इसको अग्र स्वर कहते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं? जैसे अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे क्या क्या आएंगे इसमें? इसमें आएगा लघु ई आएगी, दीर्घ ई आएगी, री आएगी, ए और आई। इन्हें कहां से बोला जाता है? जिह्वा के अगले भाग से, इसलिए इसमें जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? अग्र स्वर। दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? मध्य स्वर। दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? मध्य स्वर। और मध्य स्वर में क्या आएंगे? वे स्वर। अब एक ए ही आता है इसलिए हम लिख देंगे वह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का, वह स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। और मध्य स्वर में क्या आता है?
मध्य स्वर में क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे ए, मध्य स्वर में क्या आएगा? आ आएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? आ को कहां से बोला जाता है? जिह्वा के मध्य भाग से अ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर या वह स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है मध्य स्वर कहलाता है। अब देखिए, जब हम बोलेंगे अ तो जिह्वा के मध्य भाग से बोलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला अ तो ये कहां से उच्चारित हो रहा है? जिह्वा के मध्य भाग से, क्योंकि जो आगे का भाग है वो भी दबा रहता है, बीच के भाग से इसको बोला जाता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। इसके बाद में इसका जो अगला भेद होता है तीसरा, वो कौन सा होता है? पश्च स्वर। तीसरा भाग कौन सा है? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, पश्च का मतलब होता है पिछला भाग। तो देखिए इसमें समझना, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च का मतलब होता है, पश्च माने होता है पिछला, पश्च अथवा पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च या पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? जिसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहे। अब पिछला किस में रहेगा? तो देखिए, जैसे मैंने कहा आ तो पीछे की ओर से बोल रहा है, जिह्वा के भीतर की ओर से बोल रहा है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या आएंगे? दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ए आई तो उधर चाहेंगे अग्र स्वर में, दीर्घ आ, दीर्घ और लघु उ, दीर्घ उ और इसके साथ में ओ और औ। इन्हें कहां से बोला जाता है? जिह्वा के पिछले भाग से। जिह्वा के पिछले भाग से बोलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहे, जिसके उच्चारण जिह्वा की अगली नोक में क्या हो? क्रियाशीलता हो, उन्हें अग्र स्वर कहेंगे। जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग में कंपन हो या मध्य भाग में क्या हो? क्रियाशीलता हो, उसे मध्य स्वर कहेंगे। और जिनके उच्चारण में जो जिह्वा भीतर की ओर है उसमें क्या हो? क्रियाशीलता हो, उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो ये किसके आधार पर हो गए? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब जो चौथा भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो उपयोगी होता है, ये चौथा भाग होता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति इसी को कह देते हैं, अथवा तालु की स्थिति के आधार पर। मुखाकृति अथवा तालु की स्थिति के आधार पर। मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? इसे बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो उपयोगी होता है वो मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर होता है। और इसके आधार पर जो इसके भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं।
चार भेद कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो चार भेद होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। समझिए, सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला मुखाकृति, मतलब सबसे पहले इसका जो भेद करेंगे वो करेंगे समृत स्वर। सबसे पहला कौन सा भेद होगा? समृत स्वर। दूसरा भेद होता है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर। तीसरा भेद होता है विवृत स्वर और चौथा भेद होता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। कितने भेद हो गए? चार। पहला किसके आधार पर है? समृत स्वर। मुखाकृति के आधार पहला भेद है समृत, दूसरा अर्ध समृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्ध विवृत। इसे बहुत ध्यान से समझना। इसको आप अगर यहीं समझ लोगे तो यहीं ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक तो है समृत, एक है अर्ध समृत, एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत। समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। सबसे पहले हम बात करेंगे विवृत की। सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? विवृत स्वर की। क्योंकि विवृत का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं विवृत? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ या पूरा खुला हुआ, जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है या सबसे ज्यादा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। क्योंकि विवृत में मुख पूरा खुल जाता है और सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? दीर्घ आ के उच्चारण में। सबसे ज्यादा मुख किसके उच्चारण में खुलेगा? आ के उच्चारण में। तो विवृत स्वर होगा वो कौन सा होगा? विवृत स्वर में क्या आएगा? दीर्घ आ आएगा। क्योंकि जब हम आ बोलते हैं तो मुख पूरा खुल जाता है आ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा समझा? विवृत। अब विवृत का आधा क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत। तो आ का आधा ए होगा, तो ये ए क्या हो गया? अर्ध विवृत। सबसे पहले क्या लिया? विवृत। सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है? विवृत में, इसलिए यहां क्या आया? आ। विवृत का आधा क्या होगा? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या आया? ए। अब यहां लेंगे समृत, तो ए आ, इसके बाद में क्या आती है? लघु ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री। अब देखो जहां भी आपने लघु ई लिखी होगी वहां पर री आ रही होगी अवश्य, तो यहां पर भी री आएगी। तो देखो सबसे पहले हमने लिया विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का आधा हो गया अर्ध विवृत। अब लिया समृत, तो ए आ ई उ री। अब इसके बाद में क्या आएगा? अर्ध समृत। अर्ध समृत में क्या आएगा? ए। तो फिर अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा? आई। यहां क्या ले लेंगे? ओ। तो यहां क्या आ जाएगा? औ। यहां क्या आएगा? औ आएगा। यह हो गया आपका मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, यहां किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दोबारा से समझो ध्यान से। विवृत में क्या आया? आ। सबसे ज्यादा मुख जिसमें खुलेगा वो विवृत होगा, तो सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो विवृत में। अब विवृत से आधा किस में खुलेगा? अर्ध विवृत में। अब सबसे कम मुख किस में खुलता है? समृत में। क्योंकि समवृत और विवृत, समझो ये कैसे हैं? सम धनवृत और वि धनवृत। अब देखो इसमें जिसके उच्चारण में मुख
वृत्त के समान बिल्कुल बंद सा रहे, जिसमें मुख बिल्कुल बंद सा रहता है, सबसे कम खुलता है, उसे कहते हैं समृत। और जो वृत्त के भिन्न हो, विमान होता है विशेष या भिन्न, जो वृत्त से भिन्न हो अर्थात जिसमें मुख सबसे कम बंद रहता है, सबसे अधिक खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। तो विवृत का आधा क्या हो जाएगा? अर्धविवृत। तो सबसे कम किसमें खुला? समृत में। समृत से ज्यादा किसमें खुलेगा? अर्ध समृत में। अर्ध समृत से ज्यादा अर्धविवृत में। और सबसे ज्यादा किसमें खुलता है? विवृत में खुलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसे हम विस्तार से समझेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहली हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? समृत स्वर की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे समृत स्वर की। तो समझना ध्यान से समृत स्वर को। समृत स्वर सामान्य समावृत मानुवृत्त के, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, बंद सा रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं। समृत स्वर, समृत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है या सबसे कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर ध्यान देना, मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसमें मुख सबसे कम खुले, और सबसे कम किसमें खुलता है? लघु ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री। इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है या बंद सा रहता है। अब उ और उ में भी देखो, दोनों होंठ स्पर्श होके थोड़ा सा होंठ खुलते हैं। जैसे उ, उ, तो अगल से बगल, अगल बगल से होंठ चिपक रहे हैं, बीच में से थोड़ा सा मुख खुलता है, थोड़े से होंठ खुलते हैं, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? समृत स्वर में। तो समृत में कौन कौन से आ गए? लघु ई, दीर्घ ई, उ और री, इन्हें समृत कहते हैं। अब समृत के बाद में क्या आता है? अर्ध समृत स्वर। दूसरा कौन सा है? अर्ध समृत स्वर। और अर्ध समृत स्वर कौन से होते हैं? इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत में क्या आएगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वरों की तुलना में, समृत स्वरों की तुलना में, समृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वरों की तुलना में आधा
समृत में बंद सा, यहां आधा बंद सा रहता है, आधा बंद सा रहता है, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, समृत स्वरों की तुलना में आधा सा बंद रहेगा लेकिन खुलेगा ज्यादा। क्यों? कि मान लो ये है समृत स्वरों में तो ये ऐसे है मुख, लेकिन अर्ध समृत में कैसा हो गया, ऐसा, तो इससे ज्यादा क्या है, खुला हुआ, लेकिन बंद इससे आधा है। आधा तो बंद सा रहेगा लेकिन खुलेगा तो ज्यादा ही, तो समृत में तो बहुत कम खुलता है लेकिन अर्ध समृत में से ज्यादा खुलता है और आधा बंद सा रहता है, इसलिए इसको अर्ध समृत स्वर कहते हैं। तो यहां कौन कौन से आते हैं, जैसे अर्ध समृत स्वर में कौन कौन से आते हैं, अर्ध समृत स्वर में आते हैं तो आपको अच्छे से पता है, ए और ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखना। तो अर्ध समृत में आएंगे ए और ओ। क्यों? क्योंकि आप पहले ही इसमें देख चुके हो, समझ चुके हो, समृत में ए उ री, ए आई ओ औ, तो यहां ए और ओ आएंगे अर्ध समृत में। इसके बाद में जो अगला होता है वो कौन सा होता है, विवृत स्वर। इसके बाद में जो तीसरा है वो कौन सा है, विवृत स्वर है। अब विवृत का अर्थ क्या होता है तो आपको अच्छे से पता है, वि माने होता है भिन्न, वृत माने वृत्त से, जो वृत्त से भिन्न हो अर्थात जिसमें मुख पूरा खुला रहे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे विवृत का अर्थ होता है, विवृत का अर्थ पूरा खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है, पूरा खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है, पूरा खुला हुआ, अर्थात वे स्वर, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, या सबसे ज्यादा खुलता है, या सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा खुला रहता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर अब एक ही आता है इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है, कहलाता है, और यहां वे की जगह क्या हो जाएगा, वह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है या सबसे ज्यादा खुला रहता है, क्या कहलाता है, विवृत स्वर कहलाता है। और सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है, आ। जब आप बोलते हैं आ, तो आ बोलने में क्या होता है, मुख पूरा होता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बोला था आ, तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। किसको बोलने से, आ को बोलने से। तो आ बोलने पे मुख पूरा खुलता है, इसलिए इसको कहते हैं विवृत स्वर। तो सबसे ज्यादा मुख किस में खुला, विवृत में। विवृत में क्या आया, आ। अब इसके बाद में अगला जो चौथा इसका भेद है वो कौन सा होता है, अर्ध विवृत स्वर। तो जाहिर सी बात है, अर्ध माने आधा और विवृत माने खुला हुआ, अर्ध विवृत स्वर। और अर्ध विवृत स्वर में क्या आएगा, समझिए, वे स्वर
जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा, विवृत स्वरों की तुलना में आधा आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा, विवृत स्वरों की तुलना में तो कैसा, आधा, और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा, अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है, खुलासा रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा। क्योंकि अर्ध समृद्ध क्यों लिया, क्योंकि समृद्ध से ज्यादा कुछ किस में खुलता है, अर्ध समृद्ध में। अर्ध समृद्ध से ज्यादा किस में खुलेगा, अर्ध विवृत में, और सबसे ज्यादा विवृत में। इसलिए अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में तो ज्यादा और विवृत स्वरों की तुलना में आधा खुलासा रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृत स्वरों में क्या क्या आते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या आएगा इसमें, ए आएगा, आई आएगी और औ आएगा। तो ए और औ ये किस में आते हैं, अर्ध विवृत में। तो समझ आ गया। ध्यान क्या रखना है कि विवृत में तो आएगा आ और अर्ध विवृत में आएगा ए, आई और औ। इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। तो सबसे कम मुख किस में खुलता है, ए में। किस में खुलता है, समृद्ध स्वर में। सबसे कम समृद्ध में, समृद्ध से ज्यादा अर्ध समृद्ध में, अर्ध समृद्ध से ज्यादा अर्ध विवृत में, और सबसे ज्यादा विवृत में खुलता है। यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये किसके आधार पर हो गया, ये हो गया मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर। अब आगे बात करेंगे इसका अगला भेद, वो कौन सा होता है, नासिका के आधार पर। पांचवा जो भेद होगा वो किसके आधार पर होगा, नासिका के आधार पर। और नासिका के आधार पर कितने भेद हैं, दो भेद। नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं, दो भेद। दो भेद कौन कौन से होते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से पता है। नासिका के आधार पर जो दो भेद होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा निर्नुनासिक, निर्धन अनुनासिक, निर्नुनासिक, और दूसरा भेद होता है सानुनासिक। कौन सा होगा, सानुनासिक। नासिका के आधार पर कितने भेद हैं, दो, निर्नुनासिक और सानुनासिक। सबसे पहले देखो समझना इसमें क्या है निर्नुनासिक और सानुनासिक। इस सानुनासिक को अनुनासिक भी कह देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, अनुनासिक भी कह देते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूं यहां। अनुनासिक, कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको सानुनासिक कहा है। तो अनुनासिक और सानुनासिक दोनों ही विकल्प सही होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, निर्मान्य होता है रहित और सैमान्य होता है सहित। जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता
उसे निर्नुनासिक कहते हैं। और जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, जिन स्वरों को नासिका के सहित बोला जाता है, जिसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं। तो यहां समझना, जैसे सबसे पहले की बात करेंगे हम किसकी? अनुनासिक, वो निर्नुनासिक की। सबसे पहला भेद कौन सा है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। तो निर्नुनासिक में हम लिखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। और निर्नुनासिक में कौन सी ध्वनियां आएंगी? जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं हो। नासिका का प्रयोग किसमें नहीं होता? तो समझो इसमें भी, जैसे सभी स्वर क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक कहलाते हैं। सभी स्वर तो ये आपको अच्छे से पता है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? सभी स्वर। तो इनको क्या कहेंगे? निर्नुनासिक कहलाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया ही नहीं जाता, इसलिए इनको क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक में क्या आ गए? सभी स्वर आ गए। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से ए आ ई उ री, ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, इनमें कहीं भी नासिका का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। जब नासिका का प्रयोग हुआ ही नहीं, तो इनको क्या कहेंगे? निर्नुनासिक, बिना नासिका के उच्चारित। दूसरा भेद होता है सानुनासिक, या इसी को कह देते हैं अनुनासिक। दूसरा भेद कौन सा है? अनुनासिक। और इसी को क्या कह देते हैं? सानुनासिक। क्या अर्थ होता है अनुनासिक या सानुनासिक का? ए माने अनु माने पीछे या सहित, सामान्य भी सहित होता है। तो जिसके उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग किया जाए, किसके साथ साथ? मुख के साथ साथ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर पढ़ रहे हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं। तो सभी स्वरों के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? सानुनासिक। अनुस्वार क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम में होते हैं, चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव या हिंदी के होते हैं। तो चंद्र बिंदु युक्त शब्द किस में आते हैं? हिंदी में। तो चंद्र बिंदु आएगा, यहां ध्यान रखना। तो देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में
नासिका का प्रयोग किया जाता है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? अनुनासिक अथवा सानुनासिक कहलाती हैं। मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। अब सानुनासिक में क्या आएंगे? किस सानुनासिक में किसका प्रयोग किया जाता है? स्वरों के साथ साथ चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अब सानुनासिक में क्या आ जाएंगे? जैसे अब समझना इसमें, अनुनासिक, सानुनासिक। सानुनासिक में नासिका के सहित आएगा, तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी ध्वनियां आ जाएंगी? तो यहां पर ध्यान से समझना। जैसे ए, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये किस में आएंगे? सानुनासिक में, क्योंकि इनके उच्चारण में किसका प्रयोग होगा? इनके उच्चारण में नासिका के साथ साथ मुख के साथ नासिका अर्थात चंद्र बिंदु और इसमें जोड़ेंगे। अब देखो, यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होके गुजर रही हो तो वहां कभी भी चंद्र और बिंदु दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चंद्र प्रयोग नहीं होता। क्या आपने कभी भी ऐसे चंद्र बिंदु लगा देखा है क्या? नहीं, सिर्फ क्या लगा रहता है? सिर्फ बिंदु लगा रहता है। चंद्र का प्रयोग अगर शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा नहीं आ रही हो तब ही किया जाता है, तब ही इसको प्रयोग में लिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही होगी कि आपने हमें ये बता तो दिया, हमने मान भी लिया कि ये सानुनासिक या अनुनासिक हैं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण आ जाएं तो हम समझ जाएंगे वो सानुनासिक या अनुनासिक है। लेकिन जब मात्रा शिरोरेखा के ऊपर से आ रही हो और तब उसमें बिंदु लग रहा हो, अब कैसे पहचानेंगे कि वो अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है? अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है? अब अनुस्वार का चिन्ह कैसे लगाया जाता है? ऐसे, और चंद्र बिंदु ऐसे। लेकिन जब मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आ रही है तो वहां चंद्र बिंदु ऐसे ही तो लग रहा था, तो वहां भी बिंदु, यहां भी बिंदु ही बचता है, चंद्र हट जाता है तो सिर्फ बिंदु बचता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पैदा करता है। सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो इसी में आती है कि अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है, कैसे पहचान ले? जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं यहां, जैसे मैंने यहां लिख दिया ईंट,
एक तो मैंने क्या लिख दिया, ईंट लिख दिया, और एक मैंने यहीं क्या लिख दिया, जैसे एक तो ईंट लिख दिया और एक लिख दिया मैंने यहां पर इंच लिख दिया। लो ये लिख दिया इंच। अब कैसे पता लगाएं कि ये अनुस्वार है या वो अनुस्वार है, कौन सा इसमें चंद्र बिंदु है, कौन सा इसमें अनुस्वार है, क्योंकि दोनों में मात्रा एक समान लग रही है, अनुस्वार समान लग रहा है। ये चंद्र बिंदु है या अनुस्वार है, ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है। तो ये तो आपको आज आराम से पहचान में आ रहा है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा नहीं आ रही, इसलिए ये तो अनुस्वार है। तो ये तो आराम से पता लग गया। लेकिन समस्या आ गई अब ईंट में, इसको कैसे पहचाने ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? अगर आपको इस प्रकार से कोई वर्ण लिखा मिले तो उसका पंचम वर्ण बनाओ, और पंचम वर्ण हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का बनता है। यहां च के वर्ग का, यहां ट के वर्ग का बनेगा। अगर इसका इंच का बनाएंगे तो इंच का तो आराम से बन जाता है इंच, लेकिन ईंट का ईंट ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो ये तो ठीक है, मान लिया सही है। इसका कैसे करें? तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदु है, पहली बात। दूसरी बात, उच्चारण से पता लग जाता है। उच्चारण से कैसे पता लगेगा? आप बोलिए इंच, आपने क्या बोला? इंच। और आप एक बोलिए ईंट, तो जिसके उच्चारण में हवा सिर्फ मुख से बाहर आ रही हो वो तो अनुस्वार है। जिसके उच्चारण में हवा नासिका से निकल रही हो, मुख के साथ साथ नासिका से भी, ईंट, हल्का सा नाक में वाइब्रेशन हो रहा हो वो चंद्र बिंदु है, और वाइब्रेशन नहीं हो रहा वो अनुस्वार है, पहली बात। दूसरी बात समझो, यहां मैंने एक तो लिख दिया पंकज। अब ये पंकज, और एक मैंने क्या लिख दिया यहां पर? ऊंट। अब आप एक तो पंकज को बोल के देखो, पंकज का उच्चारण करो, कैसे करोगे? पंकज, ये अनुस्वार पंचम वर्ण का बन रहा है, तो पंकज ऐसे भी लिख सकते हैं और पंकज ऐसे भी। अब अनुस्वार हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का बनता है। पंचम वर्ण हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का बनेगा, अनुस्वार का पंचम वर्ण बनेगा तो अगले वर्ण के वर्ग का, इसलिए अंग ये बना पंकज। लेकिन आप ऊंट को बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऊंट। जब ऊंट बोला तो नासिका में वाइब्रेशन सा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता वो निर्नुनासिक होते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है उन्हें अनुनासिक या सानुनासिक वर्ण कहते हैं। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ आ गया होगा, यहां तक किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये क्या हो गया? स्वरों का वर्गीकरण हो गया। तो वर्गीकरण के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा था? वर्गीकरण के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण अवधि के आधार पर, जिसके आधार पर कितने भेद थे? 2, एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा उसे लघु स्वर कहा, जिसके उच्चारण 2 मात्रा का समय लगा उसे दीर्घ स्वर कहा। यह किसके आधार पर था? उच्चारण अवधि के आधार पर। इसके बाद में हमने जो दूसरा भेद पढ़ा था वो किसके आधार पर था? ओष्ठाकृति के आधार पर। जिसके उच्चारण में होंठ गोल हो जाएं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते, और जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं हो, फैले रहें, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद पड़े थे? 2, एक वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। इसके बाद में तीसरा भेद है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहे, अग्र स्वर,
जिसके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहे मध्य स्वर, और जिसके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील हो जाए उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब ये जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अगला जो भेद पढ़ा था हमने, वो कौन सा पढ़ा था? मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर। इसको तालु की स्थिति के आधार पर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जीवा होती है वो तालु के तरफ जाती है। कितना जा रही है, किस स्थिति में जा रही है, उस स्थिति में मुख कितना खुल रहा है, इसलिए इसको तालु की स्थिति भी कह देते हैं, जीवा की तालु की स्थिति भी कह देते हैं और मुख आकृति भी कह देते हैं। तो समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। तो मुखाकृति के आधार पर 4 भेद थे, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। विवृत का अर्थ क्या होता है? पूरा खुला हुआ, जिसमें मुख पूरा खुले या सबसे ज्यादा खुले उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत में क्या आता है? आ का आधा हो गया ए। अब ए आ के बाद में क्या आएगा? समृत स्वर। समृत में ई उ और री आ गई। अब इसके बाद अर्ध समृत, तो ई उ री के बाद में ए आ गया, यहां ए आ गया तो अर्ध विवृत में आई आ गई, यहां ओ आ गया तो अर्ध विवृत में औ आ गया। तो सबसे कम मुख किस में खुलता है? समृत में। समृत से ज्यादा किस में खुलता है? अर्ध समृत में। अर्ध समृत से ज्यादा किस में खुलता है? अर्ध विवृत में। और सबसे ज्यादा किस में खुलता है? विवृत में। ये हमने किसके आधार पर किए थे? तालु की स्थिति या मुखाकृति के आधार पर। अब इसके बाद में अगला जो भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर हमने कितने भेद किए? 2 भेद। एक तो निर्नुनासिक और एक अनुनासिक या सानुनासिक। जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता वो निर्नुनासिक है, जिसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है वो अनुनासिक या सानुनासिक है। तो सभी स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सभी स्वर निर्नुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसी से संबंधित मैंने एक प्रश्न बताया था आपको कि विसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो गलती मत कर देना, कहीं स्वर के साथ कर दो, व्यंजन के साथ। किसके साथ होता है? व्यंजन के साथ ही होता है, स्वर के साथ नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। तो इसलिए अगर पूछता है कि विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है? व्यंजन के साथ। दूसरा इसका भेद कौन सा था? अनुनासिक या सानुनासिक। तो जिसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो, अर्थात मुख का तो प्रयोग कम और नासिका का प्रयोग ज्यादा हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक या सानुनासिक ध्वनियां कहते हैं। अब इसमें क्या आएंगे? सभी स्वरों के साथ चंद्र बिंदु, क्योंकि चंद्र बिंदु का और ढ के नीचे बिंदी का जो नियम है वो हिंदी ने दिया है। तो चंद्र बिंदु युक्त कोई भी अगर आपको शब्द लिखा मिले तो याद रखना वो हिंदी भाषा का ही होगा। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी से युक्त कोई शब्द लिखा मिले तो ध्यान रखना वो हिंदी भाषा का ही होगा। अब ड और ढ के नीचे कब बिंदी आती है, कब नहीं आती, कब बिंदी का प्रयोग होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, इस बात को भी बड़े विस्तार से और बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसे में आपको एक बार बता दूं, ध्यान रखना, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगती। थोड़ा सा इनको ध्यान रखते चलना, आगे थोड़ा एक बार में ही समझ में आ जाएगा। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लग रही तो वो संस्कृत के शब्द होंगे, लग गई तो वो हिंदी के होंगे। अर्थात ड ढ के नीचे अगर बिंदी नहीं आ रही तो वो हिंदी के नहीं हो सकते, या तो विदेशी भाषा के होंगे या फिर संस्कृत के होंगे। तो यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाता है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। यदि इनसे पहले अनुस्वार आ जाता है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। यदि इनसे पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। यदि इनका प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में या अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। यदि इनका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए
तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये 5 कंडीशन होती हैं जिनके कारण इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इसको हालांकि हम अभी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब ये हो जाएगा इसके बाद में हम प्रयत्न के आधार पर वर्ण पढ़ लेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लेंगे, तब हम बात करेंगे डे की पहचान के विशेष नियमों की और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो हमसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या हो जाती है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया रोड और रोड। अब दिक्कत क्या आती है, कौन सा रोड सही है। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं लाउड स्पीकर में आवाज नहीं आ रही, तो एक तो लाउड ऐसे लिख देते हैं और एक लाउड कैसे लिख देते हैं ऐसे। अब समस्या आती है कि कहां बिंदी आए और कहां नहीं आए। तो हालांकि इसके बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर ध्यान से समझना। अगर डे के लिए, अगर डे और डे के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो उनको क्या लिखा जाता है, डी और डीएच। और अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो इनका उच्चारण भी अलग हो जाता है, अड़ और अड, और इसके लिए तो लिखा जाता है आर और इसके लिए लिखा जाता है आर एच। तो इसलिए देखो अगर यहां पर रोड है, अगर आप इसकी स्पेलिंग ROAR कर रहे हो तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर इसके नीचे बिंदी होती, हिंदी का शब्द होता तो आर आता, यहां बिंदी नहीं आता, तो ये किसका है, अंग्रेजी भाषा का। तो ये रोड गलत है, रोड ये सही है, इसलिए यहां क्या आया, ये। हम लिखते हैं जैसे लाउड, अब लाउड में LOUR होता है क्या, गलत है। क्या होता है लाउड का, LOUD। अब यहां पर डे के नीचे बिंदी नहीं है, इसके लिए डी आ रही है, तो ये सही है, ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये सब बातें आपको बड़े ध्यान से समझनी है, ये सब बातें आपको अच्छे से पता होना बहुत आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से ये सब चीजें आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। आपके लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये बहुत समय के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी वैकेंसी आई आपके उत्तर प्रदेश में। इनका आप सही से क्या कर लो, पीओ कर लो, इनको सही से पढ़ के और इसमें आप अपना सिलेक्शन ले लो। इसके लिए मेरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, अगली कक्षा में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।